अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरा और आपका शरारती डार्लिंग। थैंक यू डाल साहब, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। क्या आप भाभी के साथ लड़के आए हो? हाँ, क्या मतलब? लड़ाई हो तो बंदा क्या फ्रेश लगता है? और मैंने तो ऐसे ही अंदाजा लगाया था, अक्सर जो शौहर होते हैं ना बेगमात से लड़के ना तो बड़े फ्रेश हो जाते हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए, लड़ाई में रखा क्या है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बेगम साहबा खुश तो सत्ता ही खैरा। डार्लिंग, बात सिर्फ बेगम की नहीं, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है कि अगर ख़वातीन ना हो तो ये दुनिया कैसे लगेगी? वो डार साहब बिल्कुल बेरौनक लगेगी, बेरंग लगेगी। मेरा ख्याल है आपने वो शेर नहीं सुना, वो अपना वजूदे जन के जंग जो है कि अपना आहो। अरे शेर तो ठीक कर ले भाई। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो जी, औरत तो जो है वो तो कायनात का हुस्न है, प्यार, इसार और नफासत की अलामत है भाई। इसीलिए तो औरतों का आलमी दिन मनाते हैं कि औरत को मजबूत बनाना, ताकि इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। डॉक्टर साहब, ज़रा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपना ख़वातीन का जो अपना दिन मनाते हैं, ये कब से शुरू हुआ? मेरा मतलब क्यों हुआ? अच्छा सवाल है डार्लिंग। आज से 100-125 साल पहले बड़े बड़े ममालिक में भी औरतों को वोट का हक हासिल नहीं था। औरतें मर्दों की निस्बत बहुत कम तनख्वाह पे काम करती थी और उनके औकात जो थे नौकरी या काम करने के, वो मर्दों से कहीं ज़्यादा थे। 1908 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में औरतों ने अपने हुकूक के लिए पहला औरत मार्च किया। अच्छा जी, तो मगर ये फिर आलमी सतह पे कैसे मनाना शुरू हो गए सारे? इसका क्रेडिट एक खातून को जाता है जिसका नाम था क्लारा। उसने 1908 में कोपेनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन का इनेकाद किया, जिसमें 17 ममालिक की ख़वातीन आईं और ये ख्याल पेश हुआ कि औरतों के हुकूक के बारे में क्या क्या होना चाहिए और ये दिन हमें मनाना चाहिए। तो मगर ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है? डार्लिंग, 1917 तक इस दिन के मनाने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी, लेकिन पहली आलमी जंग के दौरान जब रूसी ख़वातीन ने हड़ताल की तो रूस के हुक्मरान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो यही दिन औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 मार्च का दिन था वो? हाँ, लेकिन रूस में एक जूलियन कैलेंडर राइज रहा है जिसकी तारीख के मुताबिक 23 फरवरी बनती है, और आलमी अंग्रेज़ी कैलेंडर को अगर देखा जाए तो उस दिन 8 मार्च थी। लो जी डॉक्टर साहब, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि आपको इतनी तारीख याद होगी, मगर आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। काश तू भी होता पढ़ा लिखा। अब बाबे और कुदरती ज़हीन लोग जो होते हैं ना, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, ना उनको ज़रूरत होती है। अच्छा ये बताएं कि अब जब के औरतों को वोट देने का हक है तो ये क्यों दिन मनाती है जी? डार्लिंग, अभी भी दुनिया में ख़वातीन अपने बहुत सारे हुकूक से महरूम हैं। यही आवाज़ उठाने के लिए ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारे माशरे में देख लो, कई लोग जायदाद में ख़वातीन का हक खा जाते हैं, उनको तालीम नहीं देते और फिर तशद्दुद करते। और तो और बेटे और बेटी की तफरीक जो है वो भी कई जगहों पे मौजूद है, और यही तफर्रुकात दूर करने के लिए औरतें आवाज़ बुलंद करती हैं। हालांकि बाबियो, बेटा अगर मेरा मतलब है नेमत है तो बेटी जो है वो रहमत है। और अब तो अल्लाह के फजल से हमारी बहन बेटियां जो हैं अपने क्या हर शोबे में अपना नाम पैदा कर रही हैं। जहाज उड़ाने से लेकर साइंस के हर शोबे में इन्होंने अपना नाम पैदा किया है। डार्लिंग, तरक्की का राज भी यही है कि औरतों को हर शोबे में मसावी हुकूक दिए जाएं, बल्कि इन्हें आज़ाद माशरे में बराबरी की सतह पर जीने का मौका और हौसला देना चाहिए। लो डॉक्टर साहब, ज़रा ये तो बताएं सोच के कि ये मर्दों का भी कोई दिन है जो मर्द मनाते हैं? हाँ, 19 नवंबर को होता है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसको तस्लीम नहीं करती, मगर लोग मना लेते हैं। चलो, अगर अक़वाम मुत्तहिदा नहीं मानता, नहीं तस्लीम करता ये दिन, तो मैं भी नहीं करता। मैं तो बात करूंगा ख़वातीन के हकूक़ की, माओ बहनों बेटियों का वक़ार बुलंद करने की। मैं ये सब पेश करने लगा हूं जुगनी में। 1 2 3।
मिलके दिन और चांद मनाओ, खुशियां वंडो हंसो गाओ, साडे उत्ते फर्जे सजन, औरत दी इज्जत नु वधाओ। फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ए जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी ए, सब गल्लां सच्चियां कहंदी ए, बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ए। नाजरीन, वक्फा हुआ चाहता है, मिलते हैं वक्फे के बाद। नाजरीन, आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं और क्या बातें कर रहा है डार्लिंग अपने मेहमान के साथ। नाजरीन, आज मेरे यहाँ जो दो मेहमान हैं, इत्तेफाक नहीं बल्कि ये वाकई वर्किंग लेडीज़ हैं। लेडीज़ आपको पता है कि बहुत काम करती हैं, मर्दों से भी ज़्यादा करती हैं। तो आइए बात करते हैं सिद्रा खान जी से। सिद्रा खान जी एसपी हैं सदर डिवीज़न की। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में आए। हफ्सा बीबी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। सिद्रा जी, ज़रा ये फरमाइए कि आपने यानी ये पुलिस में आना क्यों पसंद कर लिया? मेरे वालिद साहब एक यूनिफॉर्म फोर्स से ताल्लुक़ रखते थे, तो आई हैव ऑलवेज सीन यूनिफॉर्म इन माय हाउस। तो फिर पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, फिर मैं भी अपने अब्बू से बड़ी इंस्पायर थी, तो फिर मैंने सोचा कि CSS करते हैं और फिर पुलिस में आते हैं। तो यानी ये CSS करके तो कोई भी चाहे पुलिस में आ सकता है? एब्सोल्युटली, जो भी CSS करता है, मेरिट बनाता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, तो मेरे तो जानने वाले जितने CSS करके आए हैं वो कोई रेलवे में है, कोई इनकम टैक्स में, वो बेचारे इधर तो नहीं आए। लेकिन अगर दोबारा इफ़ दे ट्राई देयर लक और मेहनत करें तो इंशाल्लाह पुलिस में ज़रूर आएंगे। तो कैसा लगता है आपको पुलिस का ये सारा महकमा? मुझे बहुत पसंद है। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग तो यू नेवर गेट टायर्ड डूइंग इट। तो मुझे मज़ा आता है ये काम करते हुए, मैं थकती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो आपकी डिवीज़न है सदर डिवीज़न, जी, ये तो बहुत बड़ी डिवीज़न है। तो यानी आप तो अभी माशाल्लाह इतनी बड़ी नहीं हो रुतबे के एतबार से भी और उम्र के हिसाब से भी, आप तो बिल्कुल बच्चा पार्टी लग रहे हो मुझे। तो कैसा फील करते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी डिवीज़न इट इज़ मतलब ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डिवीजन्स है लाहौर की, और हम टाउनशिप से शुरू होकर रायविंड तक ख़त्म होते हैं और काफ़ी नोटोरियस है, क्रिमिनली इन्फेस्टेड भी है। लेकिन अल्लाह के शुक्र के साथ IG साहब को ये क्रेडिट जाता है कि मैं पहली खातून SP सदर ऑपरेशंस हूँ, और जब मैं ASP थी तब मेरे पास एडिशनल चार्ज था, और उन्होंने मतलब मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे इस काबिल समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स भी ये हैं कि हमारे क्राइम में जो 1-5 की कॉल डिप है वो एटलीस्ट 45% है। हमारे दिसंबर और जनवरी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी एरियाज़ होते हैं और बंदा नज़र नहीं आता, हमारी कोई रॉबरी विद मर्डर जैसे हीनस वारदातें नहीं हैं। तो आई थिंक अल्लाह के बाद क्रेडिट IG साहब को जाता है जिन्होंने मुझ पे यकीन किया, एंड देन उसके बाद मेरी सारी टीम पे जो अभी फ्रॉम कांस्टेबल टू SHO जो कि मेरे साथ काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा जी, ज़रा ये फरमाइए कि मर्दों के शाना बशाना काम करते हुए कैसा आपको महसूस होता है? मुझे लगता है पुलिस अब फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल वो है और मैनेजमेंट है, तो ऑफिसर लेवल पे तो मुझे बिल्कुल कुछ भी फील नहीं होता, बल्कि ना ही मतलब आई बीन ब्रॉट अप लाइक कि मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, मर्द और औरत मेरे जहन में कॉन्सेप्ट नहीं है। जहन में ये कि कॉन्सेप्ट है कि जो कॉम्पिटेंट है वो ऑफिसर है और जो नहीं है कॉम्पिटेंट वो डिज़र्व नहीं करता। तो मुझे कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरी जेंडर की वजह से या मैं डिसएडवांटेज पे हूँ या मैं कभी शाय फील करूँ। और पुलिस में भी मुझसे अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आपको पैट्रियार्की का सामना करना पड़ा है। मुझे आज तक नहीं करना पड़ा। सुना था कि ASP लेवल पे बहुत सीट्स होती हैं तो नहीं होता, SP लेवल पे कम हो जाती हैं तो होएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर आप काम करते हैं और साफ नीयत से करते हैं तो अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं। तो इनका कभी सामना हुआ, ये जो बदमाश टाइप डाकू, ये गोलियां चलाने वाले, ये जो हर रोज़ होता है, बल्कि ऐसा भी हुआ था कि एक हमने बड़ा नोटोरियस बंदा पकड़ा था, आई वुड नॉट ऑब्वियसली नेम हिम, तो उसने कहा था कि बस मुझे बाहर आ लेने दें फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल हर रोज़ तकरीबन होता है। लेकिन या तो उसने बताया होगा कि 8:30 हो गए, मुझे घर जाने दो।
उसने ये कहा बताएगा मुझे, अब देखते हैं बाहर आता है तो क्या करता है। अच्छा, अभी बाहर नहीं आया? जी चलो, ये अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे कि आप जो मेरा मतलब गैर कानूनी काम करते हैं लोग, उनको आप मेरा मतलब है इसी तरह सीधे रास्ते पे लगाएं। जैसे अभी पुलिस में ये लाइसेंस की एक बात चली है, तो बड़े लोगों ने लाइसेंस बना लिए हैं। जी। कई लोगों ने मेरा मतलब आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि लाइसेंस भी कोई चीज़ होती है। तो पुलिस का काम तो बहुत अच्छा है। सिद्रा जी, ज़रा ये फरमाइए कि ये कभी आप गन चलाते हो, पिस्टल को, कैसा निशाना है आपका? मेरा निशाना एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। हमारी जब ग्रेजुएशन या पासिंग आउट होती है तो उससे पहले हमें G3 भी हम चलाते हैं, हम ग्लॉक ब्रेटा भी चलाते हैं, हम क्या कहते हैं स्नाइपर वेपन भी चलाते हैं। और मैं बेसिकली मुकाबले में थी, टॉप 3 में थी कि मतलब आई कुड हैव वॉन द कंपटीशन, बट मेरा एक बैचमेट था तो उसका ग्रुप मेरे से थोड़ा छोटा बना, तो मेरा निशाना एक्चुअली बहुत अच्छा है। और मुझे गन्स का बहुत शौक है। अच्छा जी। तो मेरा शौकिया नहीं, आप चलाती जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चलाती हैं? बिल्कुल, लेकिन या मुझे फायरिंग का काफ़ी शौक है और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेपन्स। अच्छा, कभी आपने कभी सोचा है कि मैं काश लड़का होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर में कभी ब्रॉटअप ही ऐसा नहीं हुआ। मेरे वालिद साहब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। हाँ। तो मुझे कभी ये भी नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ। मेरी सब बहन भाइयों में हमें कोई नहीं है कि लड़का लड़की, बस ये है कि आपने कॉम्पिटेंट अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना और एक कॉम्पिटेंट इंसान बनना है, वो हमारे लिए। तो मेरे दिमाग में जेंडर का कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं गया, मैंने कभी लड़की समझा ही नहीं अपने आप को। तो अक्सर मतलब जो भी मुझसे मिलता है वो कभी मुझे वो कहता ही नहीं है कि लगता नहीं है कि तुम ना, मैं लड़कियों जैसा एक्ट ही नहीं करती हूँ ना, आई एम नॉट अ टॉम बॉय एज वेल, आई नो हु आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम। अच्छा, ज़रा ये फरमाइए कि ये जो अपना ख़वातीन है, इनमें यानी क्राइम रेट जो है मर्दों से ज़्यादा? मर्दों से ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा। लेकिन ये भी वो कहना एक आई थिंक वो नहीं होगा, दे डू इन्वॉल्व इन क्राइम। जैसे कि घरेलू जो मुलाजमाएँ होती हैं उनका काफ़ी होता है, और वो रॉबरी विद मर्डर जैसे केसेस में भी हमने ट्रेस की हुई हैं, डिकॉइटी में भी हमने ख़वातीन को ट्रेस किया हुआ है। शरह तो मर्दों की ज़्यादा है और वो लोग ज़्यादा क्राइम की तरफ होते हैं, लेकिन ख़वातीन भी आई मीन एक सेगमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि वो करते हैं। हफ्सा जी, आप ये बताइए कि आपने ये जो गाना शुरू कर दिया, कि ड्रामा भी करती हो आप या सिर्फ गाती हो? मैं सिर्फ गाती हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मुल्तान में ज़्यादा गाते हो आप? हाँ जी। मेरे जो करियर का स्टार्ट मेरे अभी 2 साल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में ही मैंने काफ़ी यानी कि लोगों ने पसंद किया मेरी आवाज़ को, और मैंने फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची यहाँ मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ। हाँ जी। टेलीविजन स्टेशन? हाँ जी। अच्छा, तो कहीं सीखते हो आप? हाँ जी, मुल्तान में मेरे उस्ताद मोहतरम है उस्ताद सगीर साहब। अच्छा। मैंने उनसे क्लासिकल मौसीकी सीखी है। अच्छा, क्लासिकल भी गाते हो हाँ आप? जी। तो ज़्यादा आसानी किस में समझते हो आप? ठुमरी गाते हो, काफ़ी गाते हो, टप्पा गाते हो, या राग गाते हो? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मौसीकी का, सिंगिंग का, तो सिंगिंग की जो बुनियाद है वो क्लासिकल है। जब हम क्लासिकल पर अबूर पा लेते हैं, रागों पर, ख़याल पर, बंदिश पर, तो हम कुछ भी गा सकते हैं, ख़्वाह वो गज़ल हो या वो सराइकी सॉन्ग हो या पंजाबी हो, क्योंकि आवाज़ एक ऐसी कुदरती चीज़ है कि अगर इसे तराशा ना जाए ना तो बहुत जल्द पकड़ी जाती है और इंसान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन जो सीखा होता है वो कुछ भी गाए आवाम उसे लाइक करती है, क्योंकि उसकी आवाज़ मजबूत होती है, उसकी अदायगी पुख्ता होती है, तो उसे किसी मुकाम पर मुश्किल नहीं पेश आती। मैं ये समझती हूँ जो बंदा सीखता है उसके लिए हर चीज़ को गाना आसान है। तो गज़ल भी गाते हो आप? हाँ जी। अच्छा, तो कोई गज़ल ज़रा चखाएं तो सही मुझे, ऐसे ही। रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही। वाह भी वाह, ये आपने मुझे तो सुना दिया, मगर नाजरीन आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो एक गाना हमें सुनाएं जो आपके मनपसंद हो।
च घुंघरू कोई पासे हुण मंज नहीं सकदी कीता ही गाना जादू मेरा रांझड़ा हो मेरा रांझड़ा हो मेरा रांझड़ा ओ मेरा रांझड़ा चैन च बिल्ला सजदा ही ते को फुल्ला वाला चोला सौ साला विच हिक जमकाए ते जे सोना ढोला मेरा रांझड़ा हो मेरा रांझड़ा हो मेरा रांझड़ा ओ मेरा रांझड़ा। नाजरीन, गाना आपने सुना, वक्फा किए देते हैं। सिदरा बीबी भी मौजूद हैं और हफ्सा से भी अभी बातें होंगी। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए बात करते हैं सिदरा जी से। सिदरा जी, ज़रा ये बताइए कि कभी आपने, मेरा मतलब है, सोचा कि मुझे पुलिस में नहीं होना चाहिए था? नहीं, नॉट नेसेसरली। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा मौका आया हो कि मैंने सोचा हो। मैं इंजॉय करती हूँ जो मैं करती हूँ। आई थिंक आई एंजॉय माई वर्क। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो घर वाले हैं, ये सब आपसे डरते होंगे? नहीं, मेरी अम्मा की एक डांट काफ़ी है मुझे बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। अच्छा। तो बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि जिसने कोई काम कराना होगा अम्मा से मिन्नत करनी पड़ेगी। वो सीधा अम्मा को कॉल करते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अम्मा को कहते हैं। तो फिर अच्छा, अम्मा कहती हैं। अम्मा के कहने पे काम कर देते हो? जी। अच्छा, तो आलू मेथी पका लेते हो? नहीं। अच्छा, खाना नहीं पकाते हो? मुझे 4-5 डिशेस बनाना आती है, वो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। आलू मेथी नहीं, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा मेरे लिए। जी। तो क्या खाना बनाते हो आप? जो चीज़ें मुझे पसंद है, मसलन लाइक मेरी अम्मा कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आई कैन मेक दैट। अच्छा। मैं चिकन जिंजर बना लेती हूँ। आई कैन मेक पिज़्ज़ा, इंचलाडास, जो चीज़ें मुझे पास्ता, इस तरह की 4-5, बस अच्छा। यही 5 बना ये लेती जो हूँ। आजकल वायरल है डिशेस, हाँ जी। फास्ट फूड जो है। हाँ, और कढ़ाई वगैरह भी बना अब लेती हूँ। कढ़ाई भी अब फास्ट हो गई है, हर जगह पे मिलती है। पहले हाँ। तो या किस्म या नसीब नजर आती थी कढ़ाई। एग्जैक्टली। तो कितना टाइम देते हो आप घर में खानादारी को? ये ये बहुत अच्छा सवाल है। घर वाले भी यही, बस एक ही ड्रॉबैक है कि टाइम नहीं होता। अच्छा। तो अम्मा भी बेचारी, मतलब लाइक बिल्कुल टाइम नहीं होता घर के लिए भी, या अब तो 2 घर हो गए तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। ये है, सुबह 10-11 बजे अगर कभी घर से गए, 9-10 बजे, रात 11-12-1 बज जाता है घर वापस आते हुए। तो आपने कभी ये नोट किया कि ईद या कोई भी ऐसा त्यौहार हो तो लोग दुनिया में जहाँ भी होते कहते बच्चों के साथ, घर वालों के साथ जाके ईद गुजारते हैं? तो ईद के दिन तो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, त्योहारों पे तो आपकी ड्यूटी सुबह पहली नमाज से शुरू होती है। तो कैसा लगता है आपको? यही होता है कि हम ईद के बाद ईद मनाते हैं बेसिकली। अच्छा। हाँ, ईद के बाद छुट्टी मिल जाती है कि जिन्होंने ईद पे काम किया होता है तो उनको फिर ईद के बाद मिल जाती है। वैसे ये होता है कि मतलब सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया कि जो ईद के पहले दिन काम करेगा उसको अगले 2-3 सेकंड डे छुट्टी मिलेगी, सेकंड और थर्ड। सो आई ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट डे, क्योंकि आगे 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो फिर सेकंड डे ईद मनाती हूँ नॉर्मली। तो ये है। हफ्सा जी, ज़रा ये बताइए कि आपने सिर्फ गाना ही है या आपने भी किसी महकमे में जाना है? मैंने सिर्फ गाना ही है। सिर्फ गाना है? हाँ जी। वाह भाई वाह। क्योंकि ये इल्म इतना बड़ा है कि ये अभी ये समझ ही नहीं आ रहा। इसको समझेंगे तो आगे जाएंगे ना। कितने राग याद कर लिए? वैसे तो 70 राग मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे करवाए हुए हैं। हाँ, माशाल्लाह। लेकिन अबूर मुझे 50 रागों पर है। हाँ। और 10 बंदिशें करवाई हैं उस्ताद जी ने। एक्चुअल में दरअसल प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि मेरे करियर में कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहाँ मुझे मुश्किल का सामना ना हुआ हो। इवन तक कि मुझे लोग कहते थे कि ये ना गाए, इसको यहाँ से चली जाए, या ये मेहनत क्यों करती है, ये क्यों गाती है, जो हम गाना गाती हैं वो ना गाए। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था मैं ऐसे मामलात को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीख रही थी। तो लोग कहते तुम क्यों सीख रही हो, तुम्हें किसने सुनना है। तो मैं कहती होती थी कि देखें, अब ख़ुद को मैं यही समझाती थी कि आज वक्त मुश्किल है, कल को अच्छा ज़रूर आएगा। और मौसीकी का इल्म इतना बड़ा है, इतना वसी है कि जब इंसान इसको समझने लगता है ना, तब जब एक चीज़ समझ में आती है दूसरी चीज़ उलझ जाती है, दूसरे को समझने की कोशिश करते तीसरी चीज़ उलझ जाती है। तो मौसीकी मैं समझ लूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सिदरा जी, आप ज़रा फरमाइए कि आपके यहाँ कभी कोई ऐसा लम्हा आया ज़िंदगी में कि आप बिल्कुल परेशान हो गए हो कि यार अब मैं क्या करूँ?
काफी दफा है, मतलब लाइक CSS वाहिद वो लम्हा था कि अब समझ नहीं आती थी कि क्या करूं आगे। हाँ, कहते तो उसको मुकाबले का इम्तिहान। मुकाबले, एग्जैक्टली, वो थोड़ा नर्व रैकिंग भी होता है, तो वो वाकई आया था कि अब क्या करूं। कितने घंटे पढ़ते थे आप? 8 में इतना ज़्यादा नहीं वो था। आई बिलीव कि CSS हमेशा स्मार्ट स्टडी है। वो लोग जो कहते हैं कि वो 20-22 घंटे पढ़ते हाँ, ये हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जो हैं उनका तो स्टैमिना बन जाता है, वो 22 घंटे पढ़ लेते हैं। ऐसी तो एग्जैक्टली, कोई बात बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इवन डॉक्टर्स, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन CSS पे मैंने दिन में 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। और मेरी मतलब हूँ भी पंजाब से पुलिस में एलोकेट हुई हूँ। आई बिलीव CSS स्मार्ट स्टडी है और टाइम मैनेजमेंट है। तो अगर आप वो कर लेना, बिकॉज मेरे एक टीचर ने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने बोला कि ग्लास जो होता है ना बेटा, अगर आप उसमें पानी भर देंगे और फिर पानी डालते रहेंगे तो वो नीचे ही गिरता बहेगा। है, हाँ। तो हम ये करते हैं। मुझे आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मैं एक स्टूडेंट से मिली तो उसने बोला मैं 20-22 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि 20-22 घंटे में आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से 6-7 महीने 8 घंटे की स्टडी बहुत होती है फॉर CSS। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, स्मार्ट स्टडी। अलबत्ता उसमें क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है, क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो था कि काफ़ी ज़िंदगी के लिए उसने मुझे परेशान कर लम्हा था। वाइवा के वक्त में नहीं हुए परेशान? नहीं, इंटरव्यू मैंने रिटन पास किया, तो मेरा इंटरव्यू में मैं पार्लियामेंट्री डिबेटर भी रही हूँ और मुझे बोलने का वैसे भी बड़ा शौक है। तो इंटरव्यू में मुझे था, मैंने आई गॉट 212 आउट ऑफ 300 इन माई इंटरव्यू। तो उसमें मैं इतनी परेशान नहीं हुई थी। वो मुझे था कि अगर मुझे मौका मिल गया तो आई कैन तो इस महकमे में कभी आप पे वो लम्हा नहीं आया परेशानी का? पढ़ते वक्त तो आपने बता दिया। मतलब वो ऐसा लगा ना कि जैसे मैं कर नहीं, मतलब लाइक पता नहीं क्या होगा, अनसर्टेनिटी थी इस महकमे में इन टर्म्स ऑफ कि हर एवरी डे इज़ अ न्यू डे, तो हर दिन एक नई सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूर होता है कि अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आई कैन डू इट, कंट्रोल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो वो कभी हेल्पलेसनेस और अनसर्टेनिटी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, नहीं हुआ। सिद्रा जी, आप ज़रा ये फरमाइए कि हफ्सा को आपने सुना तो आपको म्यूज़िक में कौन पसंद है? आप भी गाते हो? नहीं, मेरी आई एम नॉट ब्लेस्ड विद सच अ वंडरफुल वॉइस, मेरी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन म्यूज़िक का मुझे शौक बिल्कुल है। म्यूज़िक में मैं मतलब अंग्रेज़ी भी सुनती हूँ, पंजाबी गाने भी सुनती हूँ। किसको सुनते हो पंजाबी में? जो भी मुझे आज जो भी ट्रेंड हो, रैंडम लगा हो तो आई कैन, कोई मेरा एज सच पर्टिकुलर फेवरेट नहीं है। अच्छा। पर जो भी लगा हो आई कैन हेयर इट। अच्छा, तो ज़रा ये जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं हमारी, उनको क्या मैसेज देंगे आप, क्या पैगाम देना चाहते हो? आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। और मेरे ख्याल से जो वुमेन डे को सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं वो घर में बैठी वो माएँ हैं जो काम नहीं कर रही, बिकॉज़ वो अनपेड वर्कर्स हैं, बिकॉज दे वर्क सो हार्ड ऑन चिल्ड्रन लाइक अस, तो हम यहाँ बैठे हैं। तो एक तो मैं उन्हें हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि आज के माशरे में जेंडर से बाहर निकलें। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग प्लीज़ डू इट, इज़ व्हाट माई मैसेज वुड बी फॉर दैम। तो हफ्सा से सुने कुछ ज़रूर हैं? ज़रूर। चल भाई, एक आइटम और सुनाओ। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। मैं हाँ चोलिस्तान दी, मैं हाँ चोलिस्तान दी, तू ढोला मुल्तान दा। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी
वेलकम बैक नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट याद माजी की जानिब। आज डार्लिंग से पूछते हैं कि ले भाई डार्लिंग, ये बता कि अपने तजुर्बात से तूने क्या सीखा है कि हंसाना आसान है या रुलाना? जी भाई डार्लिंग बताइए। ओ बाबे, वो बात ये है कि रुलाना जो है ना, वो तो बड़ा आसान काम है। जब आदमी, मेरा मतलब कोई रोने की बात करता है ना, तो आदमी को अपने अपने वाक़यात याद आ जाते हैं, जो गम उसने देखे हुए हैं ना जी, वो आ जाते हैं, वो भी साथ रोना शुरू होता है। तो रोना तो बहुत आसान है, सारे रो रहे होते हैं। कोई ऐसा गम, अगर मैं रो रहा हूँ ना, तो मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग होंगे रोना शुरू कर देंगे। जिसको सुनाएंगे बात, जिसके सामने वो जिक्र करेंगे, वो रोना शुरू कर देगा। उसको अपनी, मेरा मतलब है, वो सारी याद आ जाती है ना सिचुएशन। बाकी रह गई बात हंसाने की, बहुत मुश्किल काम है डॉक्टर साहब हंसाना। दो किस्म का हंसना होता है, जो मेरा मतलब है आम तौर पे लोग हंसते हैं। एक तो मेरा मतलब है तंजिया हंसा होता है, ऐसे ही किसी ने बात गलत कर दी ऐसे ही हंसना है, मतलब है ये अगले की भी बेइज्जती करते हैं उस हादसे में। एक वो दिल से निकलती है बात, वाह वाह, खुशी का हादसा होता है, भाई यार कमाल कर दिया ऐसे करके। और कुछ लोग जो सर्दी में बाहर कोठे पे सौ जाए ना, वो सुबह उठते हैं तो हंस रहे होते हैं, जाम हो जाता है। डार्लिंग कभी संजीदा अदाकारी की? हाँ जी, बहुत की मैंने। आपको, मेरा साल का जो बेहतरीन ड्रामा था ना, वो मेरा था अल्लाह के फजल से, शाराए हयात उसका नाम था। क्या बताऊं आपको मैं डॉक्टर साहब, मोहम्मद अनवर मेरे इधर प्रोड्यूसर थे, तो मैंने वो ड्रामा किया था इधर। 50 मिनट का ड्रामा था। अल्लाह जनतों में जगह दे कवि को। कवि ने मुझे कहा, यार अब सीरियस तुम करते हो तो हम क्या करेंगे? मैं कहा, यार आप कॉमेडी करते हो तो मैंने कभी रोका तुझे? तू अगर कॉमेडी कर सकता तो सीरियस क्या? कोई ये तो नहीं ना भाई मैं, मेरा मतलब है सीरियस नहीं कर सकता, अल्लाह का फजल है। फीका डौला मैंने किया कहानी की तलाश में, फिर अपना छीदा पार्टी वाला किया, फिर अपना वो फुटपाथ एक ड्रामा हुआ था MNH साहब ने, उसमें मैं पठान बना हुआ था डॉक्टर साहब। फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ, चैनकों को टांके लगाता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं अंदर डायलॉग बोलता था ना, तो कंट्रोल रूम में सब रो रहे थे ईमान से, इतना गमजदा वो करैक्टर था मेरा। मैं क्या बताऊँ, आप सीरियस बहुत किया, मगर क्योंकि बाकी मेरे साथी जो है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छा काम करते। डॉक्टर अनवर सजाद करते थे बहुत अच्छा काम, फिर मेरा मतलब है कवि था, फिर मसूद अख्तर था, फिर देखे ना जो मेरा आला दुआला था ना, वो अच्छा संजीदा काम को। मुझे क्या ज़रूरत है हर काम में दखल अंदाजी करने का, मैं नहीं करता। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि तुमने थिएटर भी किया, स्टेज ड्रामों में स्क्रिप्ट की क्या अहमियत होती थी, और जो राइटर होता था, स्क्रिप्ट राइटर, उसकी क्या हैसियत थी? और डॉक्टर साहब मैंने अब तो छोड़ ही दिया ड्रामा करना। मैं स्टेज पे पहले 23 साल हो गए हैं मैंने छोड़ा हुआ है। जब हम ड्रामा करते थे, राइटर ने जो फिक्रा लिख दिया, अगर किसी राइटर का मेरा मतलब है एक फिक्रा भी काट दिया ना, वो आ जाता था, ओए भाई बात सुनो, मैं इसको अपनी औलाद समझता हूँ जो तुमने ऐसे ऊपर लकीर मार दी है, ये काटना कूटना नहीं। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, जिस सेंस में मैंने लिखा हुआ है, उस सेंस में बोलना है, अपने पास से कुछ नहीं बोलना। डॉक्टर साहब एक दफ़ा का जिक्र आपको बताऊँ, मैं छोटा सा होता था बचपन में, 1900, और मेरा मतलब है, मेरा ख्याल है ये कोई 63 की बात है, हाँ 63 की। मैंने 3-4 बातें अपने पास से कह दी। साथी जो फनकार थे थिएटर में, मेरा तो सोशल बाइकाट हो गया जी, मेरे साथ उन्होंने बोलना छोड़ दिया। जितने मेरे से बड़े थे ना जी, सिकंदर शाहीन थे, ज़हीर पट्टी थे, ये अपना खालिद सईद भट्ट थे, ये डॉक्टर सजाद थे, कमाल अहमद रिजवी थे, जो मेरे से पहले का मेरा मतलब है जो यानी जनरेशन थी ना जी। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बकवास करके आए हो अपने पास से, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो बोलना है, स्क्रिप्ट से आपने बाहर नहीं बोलना, ये फिल्बदी इधर नहीं चलेगा, आइंदा से तेरे साथ कलाम नहीं करनी हमने अगर तूने ऐसा किया। छोड़ दिया फिर मैंने फिल्बदी बोलना। मैं फिर वही बोलता था जो उसने लिखा। हाँ ये है कि अपने अंदाज से बातें हम मेरा मतलब बना लेते थे। जो कड़वे बादाम होते ना, उस पर फिर आपको पता है चीनी चढ़ानी पड़ती है। ज़रा ये बताओ कि स्टेज का जो डायरेक्टर होता है उसमें और फिल्म के डायरेक्टर में क्या फ़र्क होता है बुनियादी? वो जी बुनियादी फ़र्क क्या होना है, दोनों डायरेक्टर हैं वो डायरेक्ट ही करते हैं ना जी, मगर ये है कि स्टेज का जो लाइव प्रोग्राम है ना जी, जिंदा प्रोग्राम बहुत मुश्किल होता है, उसमें कट नहीं होता कोई भी। फिल्म वाले के पास कट भी होता है, उसका फिर एडिटर के साथ भी ताल्लुक होता है, उसका फिर मेरा मतलब है कैमरामैनों के साथ भी लाइन होती है, वो उसके पास बहुत ढेर सारा सामान होता है जोड़ने के लिए। डायरेक्टर जो थिएटर का है उसके पास नहीं, उसको तो मूव ब्लॉक करनी आती हो,
और किस तरह करके किस किस करैक्टर ने बोलना है और कहाँ कहाँ उसने आवाज़ उठानी है, कहाँ कहाँ उसने आहिस्ता करना है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो मतलब एक ही चीज़, मगर यह है कि फ़र्क पड़ जाता है। ज़रा ये बताओ कि ये जो लाइव शोज़ में परफॉर्म करना होता है वो क्या मुश्किल काम है? और जी सबसे मुश्किल दुनिया में काम जो है ना वो लाइव प्रोग्राम करना है। मैं आपको बताऊं, चाहे थिएटर हो, चाहे गाना हो, चाहे कोई तकरीर हो, जो जिंदा लोग होते हैं ना, जो सामने बैठे होते हैं, ये आपने एक्ट किया, उधर से उसी वक्त रिएक्ट जो करते हैं ना सुनने वाले, दुनिया में जितने डार साहब दिल के दौरे पड़ते हैं ना एक्टरों को, वो लाइव शो में पड़ते हैं। वो इस तरह करके कि अगर जो पहली रो है उसमें जो लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसको मेरा मतलब है कि कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है उनका, तो जो आदमी काम कर रहा है ना वो समझता है कि पता नहीं मुझे काम नहीं आता, या यार ये मुझे पसंद ही नहीं करते, यार मैं पता नहीं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे तो मेरा मतलब उस तरह वो देख नहीं रहे, उस तरह तो दाद ही नहीं मिल रही। वो जब पीछे जाता है ना तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अल्लाह के फजल से ऐसा दौरा पड़ता है कि फिर वो मुलतवी नहीं होता, वो फिर पार्सल हो जाता है अदाकार और सिंगर और लाइव शो करने वाला। बहुत मुश्किल काम है जिंदा आदमी के सामने काम करना और उससे ये दाद लेना। जो ताज़ा सब्जी है ना वही आदमी खाता है, ये मेरा मतलब है। कल की गाजरें कौन खाता है? फिल्म में ये होता है कि 3 महीने पहले शूटिंग की थी, अब हमने रील चला दी है, टेलीविजन पे भी होता है, मगर थिएटर तो ताज़ा सब्जी है, वो तो बड़ी मुश्किल है। डार्लिंग ज़रा ये बताओ कि फिल्म, थिएटर और टेलीविज़न पे जिन फीमेल आर्टिस्टों के साथ तुमने काम किया, कोई याद है कि कैसा अच्छा काम करती थी वो? वो मैंने क्या करना है, ख़वातीन ने मेरे साथ काम किया। मेरे साथ तो मेरा मतलब है अपना खुर्शीद शाहिद थी बीबी, हमारी बड़ी थी, अपना दीदी थी महनाज रफ़ी, फिर अपना मोनी आपा थी, फिर ये कमल नसीर थी, फिर मैं आपको बताऊं अपना रेहाना सिद्दीकी थी, मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये अभी कल की बात है। खालदा रियासत वो थी, फिर अपना क्या नाम है रूही बानो, रूही मेरी 3-4 सीरियल में मेरे साथ हीरोइन थी। समीना अहमद थी, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अभी मेरा मतलब है कुछ दिनों में मुझे पता चला है कि वो कराची में होती हैं, समीना बीबी थी। मैं तो इसीलिए ये ड्रामा ड्रू में बहुत कम करता हूँ, 1 मैन शो ही करता हूँ। नाजरीन, ये था याद माजी। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज की कसौटी। आज डार्लिंग से जो हमने पूछना है वो कसौटी है ये। हाँ भाई डार्लिंग, बता, एक शख्सियत है, शुरू कर अपने दिमाग की लाइटें जला के। डॉक्टर साहब ये बहुत अजीब बात है, आप नाजरीन को तो कसौटी दिखा देते हो तो मुझे कहते हो बूझो, पूछो, बताओ क्या, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। भाई मुकाबला तो तुम्हारा है ना, ऑडियंस से मुकाबला तो नहीं है। तुमने कसौटी बूझनी होती है बेटा। वो डॉक्टर साहब मुकाबला करें बच्चों के साथ, कसौटी तो मेरे बाएं पैर की मार है। अरे पैर नहीं कहते पागल, हाथ कहते। चलो एक ही बात है, हाथ पैर चलते हो तो मेरा मतलब ऐसे कोई हालात नहीं रहते। अगर आपने मुद्दा डाल दिया है तो मैं साबित कर सकता हूँ कि डार्लिंग के सामने कसौटी कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये जो आप पूछ रहे हैं कसौटी, ये चीज़ है या शख्सियत है? बेटा मैंने शुरू में बता दिया था कि शख्सियत हैं और बड़ी अजीम शख्सियत। ओके ओके, चलें एक बताएं कि खातून है या मर्द? हाँ सवाल अच्छा है, खातून। अजीम शख्सियत और खातून, ये समाजी शख्सियत है या सियासी? बहुत बड़ी सियासी शख्सियत। सियासी शख्सियत और खातून। अच्छा ये बताएं कि इनका नाम ज़हन में आते ही आदमी को महसूस होता है कि न डर, दबंग और हक पे बोलने वाली खातून। लेकिन जिनका मैं पूछ रहा हूँ वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। एक्सक्यूज मिस, जिसका आप पूछ रहे हैं उनकी निस्बत किसी सियासी अजीम शख्सियत के साथ है? हाँ बिल्कुल, इन्हें एक मजबूत सियासी शख्सियत का साथ मुयस्सर रहा। बूझ लिया, आपने शहीद बेनजीर भुट्टो का पूछा है मुझसे। मगर जिनका मैं पूछ रहा हूँ वो इनसे कहीं पहले वफात पा चुकी थी। मेरा ख्याल है एक आध इशारा दूं तो तुझे सहूलत मिलेगी। और नहीं इशारा न दें, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि कसौटी ना बूझ सकूँ, ये क्या बात हुई? अच्छा ज़रा ये बता दें कि जिस शख्सियत का आपने पूछा है उनका ताल्लुक पंजाब से था? डार्लिंग उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अच्छा तो कभी इलेक्शन में हिस्सा लिया? बिल्कुल लिया, और अगर तुम ज़रा सा तारीख का मुताला कर लो तो बड़ी जल्दी कसौटी बूझ सकते हो। ठीक है,
डार्लिंग कहाँ जा रहे हो? वो आपने कहा कि अपना तारीख, तो मैं कैलेंडर में तारीख देखने गया था। क्या तारीख? बेटा मैंने कैलेंडर वाली तारीख नहीं कहा, हिस्ट्री के बारे में कहा है तुझे, हिस्ट्री, तारीख। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ओ बाबे, हिस्ट्री में तो बड़ी खवातीन का जिक्र है, बड़ी बड़ी अजीम खवातीन रही हैं हिस्ट्री में। ज़रा ये बता दे चले, बड़ा मैं वो सवाल करने लगा हूँ जो आप बताएंगे तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। जिस शख्सियत का आपने पूछा है, उनकी फैमिली में कोई और भी सियासी, मेरा मतलब है, शख्सियत थी? इनकी फैमिली में तो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिनकी अजमत का इतराफ़ दुश्मन भी करते हैं। बेटा अगर वो शख्सियत ना होती तो आज तू और मैं यहाँ खड़े ना होते। और एक इशारा तुझे दे दूँ, जिस शख्सियत का मैं तुझे पूछ रहा हूँ वो मुसलमानों में सबसे पहली डेंटिस्ट थी। वो शख्सियत, बाबियो आप, मेरा ख्याल है बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र कर रहे हैं, और ये उनकी बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। शाबाश डार्लिंग, मुझे बड़ी खुशी हुई है आज कि तुमने इस अजीम शख्सियत को बूझ लिया, बल्कि याद भी रखा। और डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना, जिनकी वजह से हम सरेआम खुला सांस लेते हैं, उनको कैसे भूल सकता हूं मैं। ख़वातीनो हज़रात, डार्लिंग की काबिलियत का अंदाज़ा हो गया होगा आपको। वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। नाजरीन, अब पेशे खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, कौमों की इज्जत इनसे है, कौमों की इज्जत इनसे है। ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियाँ, कौमों की इज्जत इनसे है, कौमों की इज्जत इनसे है।